फिल्म की शुरुआत में हम बहुत सारे चट्टानों के टुकड़े जो जानवर थे उन्हें जमीन की तरफ आता हुआ देखते हैं, जो अगर जमीन से टकरा गए तो पूरी इंसानियत ही तबाह हो जाएगी। इसीलिए जमीन को इस तबाही से बचाने के लिए पूरी दुनिया की कोशिश शुरू हो जाती है, जिसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है, जिसके मुताबिक चांद पर एक काफी बड़ी बेस बनाई जाती है। इंसानों का प्लान ये था कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स, हथियार और रॉकेट्स का इस्तेमाल करके उस बड़ी चट्टान को तबाह कर देंगे, जिसके टुकड़े टूट टूट कर जमीन की तरफ आ रहे हैं। अपने इस मिशन के लिए वो चांद पर रहेंगे ताकि तबाही होने से बचाए जा सके। और फिर आखिरकार कई सालों की मेहनत के बाद इंसान न्यूक्लियर रॉकेट्स बना लेते हैं जो चांद पर जाएंगे, जिसके बाद दिखाया जाता है कि पूरी दुनिया में हर कोई अपनी इस जीत को मना रहा है। जिसके बाद हम कहानी के मेन कैरेक्टर डुगू को देखते हैं, जिसकी इस सब में तो कोई दिलचस्पी नहीं थी, बस अपने कैप्टन में थी। वो उसे पसंद करता था। वो जैसे डुगू के सामने आती है वो एकदम चुपचाप खड़ा होकर उसे देखने लगता है। अब उसकी सुस्ती काहिली की वजह से कैप्टन उसे डांट देती है, जिसके बाद वो चली जाती है। उसके जाने के बाद डुगू भी अपने कमरे में चला जाता है और नए नए तरीके सोचने लगता है कि आखिर में कैप्टन को कैसे मुतासिर करूं। मगर उसे ये अंदाजा नहीं था कि चट्टान के कुछ टुकड़े उनकी बेस की तरफ ही बढ़ रहे हैं और उन लोगों के पास यहाँ बेस से निकलने का टाइम 30 मिनट से भी कम था। कैप्टन को फिर जैसे ही इस बात का पता चलता है तो वो सभी को ये जगह छोड़ने का कहती है, जिसके बाद सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं सिवाय डुगू के, क्योंकि वो तो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। कुछ ही देर में सभी वर्कर्स बेस को छोड़कर रॉकेट्स की तरफ जाने लगते हैं, जिनमें बैठकर वो चांद से दूर जाने वाले थे। उधर जब डुगू स्क्रीन पर वार्निंग यानी चेतावनी का मैसेज देखता है तो समझ जाता है कि जरूर कोई गड़बड़ है। साथ ही वहाँ भगदड़ भी मची हुई थी, इसलिए सारी सूरत-ए-हाल समझते ही वो भी वहाँ से बाहर भागने लगता है ताकि अपने साथियों तक पहुँच सके। लेकिन वो देखता है कि सारे रॉकेट्स तो पहले ही उड़ गए हैं सिवाय एक के, जिसकी पायलट उनकी वो कैप्टन ही थी। तब डुगू गाड़ी काफी तेज चलाकर उस रॉकेट की तरफ जाने लगता है, जहाँ वो एक काफी बड़ी चोटी पर से होता हुआ हवा में उड़ने लगता है, लेकिन वो उसे पार नहीं कर पाता और एक जगह से टकरा जाता है। अब क्योंकि चट्टानों के टुकड़े काफी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे, इसीलिए कैप्टन भी अपना रॉकेट उड़ाने पर मजबूर हो जाती है। और फिर जब डुगू रॉकेट वाली जगह पर आता है तो उसे पता चलता है कि सब लोग उसे छोड़कर यहाँ से जा चुके हैं। जैसे ही वो सारे रॉकेट्स वहाँ से जाते हैं तो चट्टानों की बहुत सारे टुकड़े चांद की सतह से टकराने लगते हैं, जिससे सब कुछ तबाह होने लगता है। ये देख फौरन डुगू अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है, मगर तभी चट्टान का एक टुकड़ा उसके सामने पड़ जाता है, जिससे वो दूर जाके गिरता है। मगर किसी तरह वो इस धमाके से बचने में कामयाब हो जाता है। फिर तभी उसे वहाँ एक काफी बड़ा गड्ढा दिखता है, जिसमें छुपने के लिए वो उसकी तरफ भागता है। मगर फिर तभी एक और धमाका हो जाता है, जिससे वो हवा में उड़ता हुआ काफी दूर जाके गिरता है और बेहोश हो जाता है। मगर इस दौरान वो इस बात से अनजान था कि चांद पर चट्टान का एक काफी बड़ा टुकड़ा है जो तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रहा है। फिर जब डुगू को होश आती है तो फौरन उठकर खड़ा हो जाता है और जमीन की तरफ देखकर अपने लोगों पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने मेरा इंतजार भी नहीं किया और मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन फिर बहुत जल्द उसे ये खबर हो जाती है कि एक काफी बड़ा चट्टान का टुकड़ा जमीन से टकराने वाला है। फिर कुछ देर के बाद जब वो टुकड़ा जमीन से टकराता है तो काफी बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे हमारी पूरी दुनिया तबाह बर्बाद हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि इंसानियत का खात्मा हो गया होगा, जिसके बाद जमीन बस एक जलता हुआ गोला ही लग रही, जो देख डुगू जो चांद पर अकेला रह गया था एकदम मायूस और नाउम्मीद हो जाता है। इसीलिए अब उसके पास वापस बेस में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। बेस में जाकर वो हर तरफ राब्ता करने की कोशिश करता है, मगर कहीं से भी उसे कोई जवाब नहीं आता, जिससे उसे एहसास हो जाता है कि वो बस अकेला ही इस दुनिया में रह गया है। जो सोच उसका दुख और बढ़ जाता है। साथ ही वो अपने मरने वाले साथियों को भी याद करने लगता है। अब यहाँ उसके पास इतना खाना था कि कम से कम उसकी मौत तक उसके लिए काफी था। जिसके बाद वो दोबारा से अपने ख्यालों की दुनिया में चला जाता है और सीधा जाता है कैप्टन के कमरे में, जहाँ उसे थोड़ा बहुत हौसला मिलता है। इसीलिए वो अपनी शेव करके अपने ख्याली दोस्त यानी कैप्टन के साथ खाना खाने लगता है। लेकिन इस दौरान उसे इस बात का पता नहीं होता कि जमीन पर किसी जगह कुछ लोग तबाही से बचने में कामयाब हो गए थे, मतलब वो जिंदा बच गए थे। जो स्क्रीन पर डुगू की ये उल्टी सीधी हरकतें देखकर परेशान हो रहे थे, जिनमें प्रेसिडेंट भी शामिल था, जो कैप्टन से कहता है कि तुम डुगू की खबर हर जगह फैला दो ताकि वो लोग जो जिंदा है जिन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उनमें एक उम्मीद पैदा हो।
मगर कैप्टन को ये आइडिया पसंद नहीं आता क्योंकि डुग्गू यहाँ जमीन से काफी दूर चांद पर था और लोगों को मिसाल देने के लिए एक ऐसा इंसान पेश करना चाहिए जो खुद भी मुश्किल हालात से गुजरा हो। मगर डुग्गू तो वहाँ काफी खुश था, एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा था, खाने पीने के लिए भी उसके पास सब कुछ था। फिर एक सुबह जब डुग्गू खाना लेने जाता है तो उसे एहसास हो जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उसे दरअसल यहाँ किसी की होने का एहसास हो गया था। सबूत के तौर पर खाने का एक पैकेट भी उसे मिलता है जो उसने तो नहीं खोला था। फिर वो आराम आराम से उस खाने वाले कमरे की तरफ जाने लगता है जहाँ उसे किसी की परछाई दिखती है जो लेटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई लड़की हो, जिसे देख डुग्गू काफी खुश हो जाता है और प्यार प्यार से उसे आवाज लगाते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। मगर जब वो उसके पास पहुँचता है तो पता चलता है कि वो कोई लड़की नहीं है बल्कि एक कैंगरू है जिसका साइज नॉर्मल कैंगरू से काफी बड़ा था। कैंगरू को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो डुग्गू को यहाँ पर होने यानी किसी इंसान को यहाँ देखकर खुश नहीं था। ये देख डुग्गू लोहे का एक डंडा उठाता है और कैंगरू को डराने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि कैंगरू तो उसे जरा भी नहीं डरता बल्कि उसे और गुस्सा आ गया था। वो डुग्गू से डंडा छीनकर उसे ऐसे इतनी आसानी से तोड़ देता है जैसे वो कोई कागज का बना हो। फिर वो डुग्गू को काफी मारता है और अपनी भड़ास निकालता है। मगर डुग्गू भी कहाँ रुकने वाला था, वो एक मजेदार सा प्लान बनाता है ताकि कैंगरू का गुस्सा ठंडा कर सके, उसका मूड अच्छा कर सके। वो अपना हुलिया किसी फीमेल कैंगरू की तरह बनाकर उसके सामने आता है, जैसे लिपस्टिक लगाकर, रंगीन कपड़े पहनकर। ऐसा करके वो अपने प्लान में कामयाब हो जाता है। मगर जब कैंगरू को पता चलता है कि सब झूठ है और डुग्गू कर रहा है तो उसे काफी गुस्सा आ जाता है। वो उसे जोर से टांग मारता है जिससे डुग्गू काफी दूर जाके गिरता है। बार बार कैंगरू से हारने के बाद भी वो उसे लड़ाई जारी रखता है। फिर वो उसे हराने के लिए एक मशीन गन लाता है और कैंगरू पर गोलियां चलाने लगता है। वो गोलियां छोटी छोटी प्लास्टिक की बॉल्स थी जो कैंगरू को लगते ही उसे वहाँ से भागने पर मजबूर कर देती है। वो वहाँ से भागता तो है मगर काफी तबाही भी मचा चुका था। लेकिन सूरत हाल तब बदल जाती है जब कैंगरू दोबारा लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। वो डुग्गू को ऐसे फंसाता है कि उसके पास भागने का कोई रास्ता ही नहीं होता। जो देख डुग्गू कैंगरू को थप्पड़ मार देता है जिस पर कैंगरू जवाबी हमला करता है और एक बार फिर उसे जोर से टांग मारता है जिससे वो दूर जाके गिरता है। इस वजह से डुग्गू को काफी गुस्सा आ गया था। वो अब उठता है और अपनी गन उठाकर कैंगरू पर हमला करने वाला होता है, मगर इससे पहले ही कैंगरू उसे पकड़कर उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता है, जिसके बाद भी वो उसकी जान नहीं छोड़ता और काफी मारता है जिससे दोनों नीचे गिर जाते हैं, मगर दोनों को ज्यादा चोट नहीं आती। तभी डुग्गू एक चीज देखकर काफी हैरान रह जाता है कि जमीन पर जो सिग्नल्स उसने भेजे थे उसका जवाब आ रहा है। जो देख उसे उम्मीद मिलती है कि शायद जमीन पर इंसान अभी भी जिंदा है जो उस तबाही में बच गए थे, मगर वो इस बात से अनजान था कि ये सिग्नल जमीन से नहीं बल्कि कैंगरू की डिवाइस पर दुम लगने की वजह से आया है, क्योंकि उसे कोई भी अभी बचाने आने वाला नहीं था। वो लोग उसके लिए अभी स्पेसशिप नहीं भेज सकते थे। मगर इस सब से अनजान डुग्गू काफी खुश था, पर उम्मीद था और कैंगरू को भी वो ये दिखाता है कि बहुत जल्द हम अपनी जमीन पर वापस चले जाएंगे। लेकिन कैंगरू तो एक बार फिर उसे थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है। अब डुग्गू को यहाँ चांद पर रहते रहते 200 दिन हो गई थी, जहाँ अब उसने कैंगरू के साथ प्यार से रहना भी सीख लिया था। साथ ही ये प्लान भी बना लिया था कि वो कैसे यहाँ से वापस जा सकता है। फिर वो कैंगरू के साथ बेस से निकलता है और रास्ते में उसे बताता है कि एक स्पेसशिप अभी भी चांद पर मौजूद है जिसका इस्तेमाल करके हम यहाँ से निकलेंगे और अभी हम उसी के पास ही जा रहे हैं। बहुत जल्द ये स्पेसशिप के पास पहुँच जाते हैं और कैसे भी करके उसे लाने में कामयाब हो जाते हैं। डुग्गू फिर उसे ठीक करने में लग जाता है, उसके टूटे हुए सारे हिस्सों को बदलने लगता है। लेकिन फिर उसे एक बड़ी मुश्किल का पता चलता है, जो ये थी कि वो स्पेसशिप सिर्फ 20 पाउंड का वजन ही बर्दाश्त कर सकता था। इसीलिए स्पेसशिप को चलाने के लिए उन्हें अलग सिस्टम की जरूरत थी। तब डुग्गू को याद आता है कि न्यूक्लियर सिस्टम अभी भी चांद पर मौजूद है, जो इन्हें चाहिए था ताकि वो उसका सिस्टम और पेट्रोल हासिल कर सके। इसीलिए वो दोनों बाहर आकर दूसरी साइड पर बनी रिसर्च बिल्डिंग की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ वो पूरा न्यूक्लियर सिस्टम मौजूद था। जमीन पर मौजूद लोग भी डुग्गू का न्यूक्लियर सिस्टम वाला प्लान देख पा रहे थे, मगर वो नहीं चाहते थे कि वो ऐसा करे। तभी हमें पता चलता है कि डुग्गू की गाड़ी सिर्फ सूरज की रोशनी से ही चल सकती थी, मगर सूरज की रोशनी सिर्फ 14 दिन तक ही चांद पर रहती थी और ये वही दिन थे जब सूरज चांद पर मौजूद था, इसीलिए तो उसकी गाड़ी चल पा रही थी। मगर सूरज अब सिर्फ इतने वक्त के लिए ही वहाँ था कि उसकी गाड़ी बस 6 किलोमीटर ही चल सकती थी, मगर क्योंकि वो रिसर्च बिल्डिंग 8 किलोमीटर दूर थी तो रास्ते में डुग्गू फंस भी सकता था और
सर्दी की वजह से उसकी मौत भी हो सकती थी, इसीलिए वो बड़ी तेजी से उस तरफ जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सूरज के साथ रेस लगा रहा हो, मुकाबला कर रहा हो। और इस सब के दौरान वो सिर्फ 4 घंटे ही सोता था, जहाँ कैंगरू उसे टाइम पर जगाने में उसकी मदद करता था। मगर इस मुश्किलात की वजह से वो अक्सर ख्यालों की दुनिया में पहुंच जाया करता था। ऐसे एक दिन जब कैंगरू उसे ख्यालों से बाहर निकालता है तो वो चिल्लाता हुआ अपने ख्याल से बाहर आता है। देखता है कि हकीकत जो उसके सामने है वो तो ख्याल से भी ज्यादा डरावनी है, क्योंकि वो एक खाई में गिरते पड़ते सतह पर आते हैं और फिर आखिरकार कई दिनों का खतरनाक सफर तय करने के बाद उस रिसर्च बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, यानी जहाँ न्यूक्लियर हथियार और सिस्टम मौजूद था। वो दोनों जल्दी से बिल्डिंग के अंदर जाकर बड़े ध्यान से आगे बढ़ते हैं। जल्द ही डुगू को वो न्यूक्लियर बॉम्ब मिल जाता है, जिसे वो नीचे उतारता है क्योंकि वो ऊपर लटका था। मगर तभी यहाँ कैंगरू को शैतानी सोचती है। वो कंट्रोल बटन को जोर जोर से दबाने लगता है, जिससे वो न्यूक्लियर बॉम्ब काफी तेजी से हिलने लगता है। इस बात से गुस्सा होकर डुगू उसे वैन में बंद कर देता है। फिर वो न्यूक्लियर सिस्टम और बॉम्ब लेकर वापस बेस की तरफ आने लगते हैं, जहाँ इस बीच उसे ये भी ख्याल नहीं रहता कि वैन उसकी गाड़ी से अलग हो गई है, जिसमें उसने कैंगरू को बंद किया था। फिर कुछ दूर जाने पर वो आराम करने के लिए एक जगह गाड़ी रोक देता है और अपने कैंगरू दोस्त को चेक करने के लिए बाहर आता है, मगर देखता है कि वैन तो उसकी गाड़ी के साथ है ही नहीं। और वो चाह तो रहा था अपने दोस्त को वापस लाने का, मगर सूरज डूबने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता और उसे ये कठिन फैसला लेना ही पड़ता है कि वो उसे ढूंढे बगैर अकेला ही आगे बढ़ेगा। मगर फिर उसे ख्याल आता है कि वो मेरा दोस्त है, मैं उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। इसीलिए वो अपनी गाड़ी घुमाता है और बगैर अपनी जान की परवाह किए अपने दोस्त के पास जाने लगता है और आखिरकार वो उस तक पहुंच ही जाता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो कैंगरू उसके गले लग जाता है और प्यार में उसे चाटने लगता है, जिसके बाद बेस की तरफ दोबारा से वो अपना सफर शुरू करते हैं और कोशिश भी कर रहे थे कि उन्हें नींद ना आए, मगर सूरज मुसलसल उनसे दूर जा रहा था। उसे अपनी आंखों से वो डूबता हुआ देख रहे थे, जिससे जाहिर है इनके जिंदा रहने के चांसेस भी खत्म हो रहे थे। तब कैंगरू मायूस होकर डुगू की तरफ देखने लगता है। तब डुगू अपना दिमाग लगाता है। वो सूरज की रोशनी जो महफूज की हुई थी उसे बचाने के लिए हीट बंद कर देता है, मगर उसका ये प्लान कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि रास्ते में ही उनकी गाड़ी रुक जाती है। मुसीबत उनके लिए बढ़ती ही जा रही थी क्योंकि अभी भी वो अपनी बेस से काफी दूर थे। सांस लेने के लिए भी उनके टैंक्स में अब सिर्फ 3 घंटों की ऑक्सीजन बाकी थी। तब मायूस होकर डुगू बाहर आ जाता है क्योंकि अब उसकी मौत भी करीब थी। मगर फिर जब वो बाहर बैठा था तो कैंगरू को देखकर उसे ख्याल आता है। वो अपनी गाड़ी के दरवाजे तोड़कर औजारों का इस्तेमाल करता है और एक स्लेड बनाता है, जिसे अक्सर बर्फ में खींचने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। डुगू उसकी रस्सी कैंगरू के साथ बांधकर खुद स्लेड पर चढ़ जाता है। फिर कैंगरू तेजी से भागता हुआ आगे बढ़ रहा था और ये लोग भी अपनी मंजिल अपनी बेस की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उनके सामने एक काफी बड़ी खाई आ जाती है। तब डुगू कैंगरू को बगैर डरे छलांग लगाने का कहता है, जिसके बाद दोनों जल्दी हवा में उड़ने लगते हैं। जिस दौरान डुगू अपने गैस टैंक को खोल देता है और किसी हीरो की तरह हवा में वो और ऊपर उड़ने लगते हैं और आखिरकार उस खाई को पार कर लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों न्यूक्लियर बॉम्ब और सिस्टम को बेस तक लाने में कामयाब हो जाते हैं। वो इस वजह से खुश हो रहा था, मगर उसे इस बात का पता नहीं था कि एक और चट्टान का टुकड़ा उनकी तरफ ही बढ़ रहा है। फिर जब वो रॉकेट को चलाने का सोचता है तो देखता है कि जमीन पर से दोबारा सिग्नल्स आ रहे हैं, जो देख उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। लेकिन जब वो कैंगरू को सिस्टम की तारों के साथ खेलता हुआ देखता है तो उसे पता चलता है कि सिग्नल्स असली नहीं है बल्कि झूठे हैं और जो पहले वाले थे वो भी कैंगरू की दम की वजह से पैदा हुए थे। जो देख वो काफी दुखी और मायूस हो गया था, क्योंकि उसे यही लगने लगता है कि इस दुनिया में मेरे अलावा और कोई जिंदा नहीं है, मैं इकलौता ऐसा इंसान हूँ जो जिंदा हूँ। अब डुगू के चेहरे पर ये मायूसी जमीन पर मौजूद सब लोग भी देख लेते हैं और फैसला करते हैं कि हम डुगू को ये बताएंगे कि वो अकेला नहीं है बल्कि हम भी हैं। इसीलिए सब लोग एक जगह इकट्ठा होकर अपनी अपनी लाइट्स का रुख चांद की तरफ कर देते हैं। फिर जब डुगू ये नजारा देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता कि इंसान तो सच में जिंदा है। जो देख वो जज्बाती होकर रोने लगता है। वो अपने सिस्टम को ठीक करता है, जिससे अब वो जमीन पर अपने साथियों और दोस्तों को देख पा रहा था, जिनमें उनकी कैप्टन भी शामिल थी जिसे वो पसंद करता था। इसके बाद सब लोग मिलकर काम करने लगते हैं ताकि वो स्पेसशिप को दोबारा से बना सके और डुगू को वापस ला सके, जहाँ बहुत जल्द वो अपने इस प्लान में कामयाब हो भी जाते हैं। इन स्पेसशिप वो बना लेते हैं। उधर वो दोनों भी जमीन पर जाने के लिए तैयार थे। वो यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, मगर उन्हें पता नहीं था कि चट्टान का एक और टुकड़ा जमीन की तरफ बढ़ रहा है। पर इसके बाद डुगू अपने
रॉकेट की तरफ बढ़ता है, जो देख सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और जश्न मनाने लगते हैं। इसी दौरान डुगू अपने रॉकेट को उस स्पेसशिप के साथ जोड़ने में भी कामयाब हो जाता है, जो जमीन वालों ने भेजा था। मगर जैसे ही वो उसे उड़ाने लगता है तो कैप्टन को एक बुरी खबर मिलती है कि एक दूसरा चट्टान का टुकड़ा जमीन की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि वो जो बड़ी चट्टान थी ये उसका काफी बड़ा हिस्सा था जो उससे अलग हो गया था और जमीन की तरफ बढ़ रहा था। ये जानकर लोगों को एहसास होता है कि इस वक्त अगर कोई हमें बचा सकता है तो वो डुगू है, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब मौजूद है। मगर इसका मतलब डुगू की मौत थी, क्योंकि जमीन वालों को बचाने के लिए उसे खुद की कुर्बानी देनी पड़नी। इस मिशन के बारे में जब कैप्टन डुगू को बताती है तो फौरन ही मान जाता है, ये जानते हुए भी कि मुझे खुद को कुर्बान करना है। डुगू फिर एक छोटी स्पेसशिप में कैंगरू को छोड़कर उसे गुड बाय करता है, उसका शुक्रिया अदा करता है कि तुमने इतने कठिन वक्त में मेरा साथ दिया, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। जिसके बाद वो बटन दबाता है और कैंगरू को जमीन की तरफ भेज देता है। मगर वो उसे देखकर रोने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि मैं आखिरी बार अपने दोस्त को देख रहा हूँ, अब की बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी जज्बाती हो रही थी और ये काफी दुखी सीन था। मगर क्योंकि दुनिया को बचाने का सबसे बड़ा मिशन उसने पूरा करना था, इसीलिए वो उस चट्टान की तरफ बढ़ने लगता है जो इस सारी मुसीबत की जड़ थी। मगर तभी वो चट्टान के छोटे छोटे टुकड़ों के तूफान में फंस जाता है और कैसे भी करके उनके बीच से गुजरने लगता है और बच बचकर आगे बढ़ रहा था। मगर तभी चट्टान का एक टुकड़ा उसकी शिप से आके टकरा जाता है, जिससे वो बेकाबू हो जाता है। वो कंट्रोल से बाहर होता जा रहा था, जिसे डुगू कंट्रोल में करने की कोशिश भी कर रहा था। वो एक दरवाजा तोड़ देता है, जिससे थोड़ा बहुत शिप कंट्रोल में आ गया था। फिर जब वो शिप को चेक करने जाता है तो पता चलता है कि इंजन पूरी तरह से तबाह हो चुका है। तो अब डुगू ये फैसला करता है कि मैं ऐसे ही न्यूक्लियर बॉम्ब को उस चट्टान तक ले जाऊंगा, मतलब कि खींचकर, जिसका मतलब साफ था कुर्बानी, मौत। मगर क्योंकि उसने दुनिया को बचाना था तो अपनी जान की परवाह किए बगैर वो बाहर आता है। बॉम्ब को धकेलता हुआ उस बड़ी चट्टान की तरफ बढ़ने लगता है। बगैर किसी डर खौफ के वो लगातार आगे बढ़ते ही जा रहा था, जिस दौरान उसके सूट का भी बुरा हाल हो गया था। और अब आखिरकार वो उस चट्टान तक पहुँच ही जाता है। अपने आखिरी वक्त में भी वो कैप्टन के बारे में ही सोच रहा था, जिसकी फौरन ही बाद डुगू समेत वहाँ एक काफी बड़ा धमाका होता है और वो चट्टान पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो जाती है, जिससे जाहिर है डुगू की भी मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जमीन के सारे लोग बाहर आकर आसमान की तरफ देखने लगते और डुगू के हौसले और कुर्बानी को याद करके उसकी तारीफ करने लगते हैं। वो उसे हीरो कह रहे थे, क्योंकि उसने खुद को कुर्बान करके इंसानियत को बचा लिया था। फिर कई सालों के बाद इंसान जमीन को पहले की तरह ही आबाद कर लेते हैं, जहाँ कैंगरू को भी साफ सुथरे माहौल में अपना घर दोबारा मिल जाता है। कैप्टन और उनकी टीम को भी दोबारा चांद पर भेजा जा रहा था, ताकि जमीन की हिफाजत करने के लिए वो अपना काम जारी रख सके। और इसी के साथ ही कहानी इधर ही खत्म हो जाए।